हाँ जी लो 51। ये ये वो क्वेश्चन नहीं है कि 51 जो कि हमने अभी टेस्ट में किया, क्यों नहीं हुआ? एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज है कितना 2 माइक्रो कूलम, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे। मिड पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। लेटर से ये डिस्टेंस पूरी आर है मान ले, ठीक है। ये भी R/2 होगी, ये भी R/2 होगी। बोल ठीक है, किया हुआ सवाल है, कल ही किया है। ठीक है, इधर बोल इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर क्या होगा? KQ/R², KQ1/R²। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास E1 आ गया, पॉजिटिव चार्ज है तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? ये यही होगी। ठीक है, इसका लिख दे। E2 कितना होगा बोल? KQ2/R/2 का स्क्वायर, यानी 4 ऊपर चला जाएगा तो R²। इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा? इधर, ये होगा। बता बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? अरे जो चार्ज बड़ा, ठीक है वो बड़ा। ठीक है, ओके। कहा जा रहे हो? ओके, E= कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। ये होगा। क्या कॉमन आ रहा है बोल दोनों में से? 4K/R²। ओके, तो हाँ दोनों में 4 है, दोनों R/2 डिस्टेंस में ना, तो R²/4 आएगा। 4K/R² कॉमन। ठीक है, अंदर बोल क्या बचा? 2-1 माइक्रो कूलम में, यानी 1 × 10⁻⁶। ओके, 10⁻⁶ लिख दे। ओके, अब इसकी वैल्यू रख दे। बोल ई की, इसकी के की जगह क्या रखेगा? 9 × 10⁹ ये कितना? 10⁻⁶। और आर को 1 रखना, ये तेरे को। ठीक है, ओके। ठीक है, ऐसे नरोड़ा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ऐसे नरोड़ा की तो वो एक जो थ्योरी व्योरी जिसमें आती है वो किताब है ना मुझे। नमस्कार सर, नमस्कार बच्चे को। सही है ना? जल्दी आगे। नेक्स्ट 17 76। 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन ए क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स रिलेटेड टू इतना चार्ज चार्ज इज एडेड इनसाइड द सरफेस, देन। अरे यार इसमें क्या है? पहले 20 कहाँ से आएगा 4 पाई यार? पाई में दे रखा है। देख पहले कितना चार्ज रख रखा है? 20 माइक्रोकूलम। कितना रख रखा है? 20 माइक्रोकूलम। और कहा कि अगर 20 माइक्रोकूलम क्लोज सरफेस पर रखा हुआ तो फ्लक्स कितना है? फाई है। तो फाई बराबर होना चाहिए किसके बेटा? नेट चार्ज। ठीक है, कितना? 20 × 10⁻⁶ लिख दे, नीचे ε0 लिख दे। ठीक है, ये हो गया। अब कहा इसके अंदर कितना चार्ज और ऐड कर दिया बेटा? 80 माइक्रोकूलम। कितना? 80, यानी अब टोटल चार्ज कितना हो गया? 100 माइक्रोकूलम। तो जो हमारा फ्लक्स हो जाना चाहिए फाई डैश, वो बराबर हो जाना चाहिए कितना बेटा? 100 × 10⁻⁶/ε0। इसको 20 × 5 लिख दे, तो 5 आ जाएगा। सीधी सी बात है, चार्ज 5 गुना कर दिया तो फ्लक्स भी 5 गुना हो जाएगा। अगर 80 ऐड किया है, पहले वाला हटाया नहीं, 100 हो गया, 5 गुना। हाँ तो 5 गुना हो गया ना फ्लक्स, 5 हो गया बस। 77। A point charge is placed at a distance a/2 perpendicular to the plane and above the center of a, क्या बेटा? गलत आ रहा है। अगर ऐड किया है और पहले वाला नहीं हटाया तो 5 गुना होगा, 80+। और उसको हटा के इसको रख दिया तो सीधी बात है 4 पाई होगा। ओके, ठीक है, समझ गए। लेकिन जो लैंग्वेज है उसमें कहा है कि एडेड है। एडेड मतलब प्रीवियस वाला रिमूव नहीं किया गया, क्या कर दिया गया? नया ऐड कर दिया। तो 100 अगर हो गया, चार्ज 5 गुना हो गया तो फ्लक्स को 5 गुना ही होना है। हाँ 77 में बेटा वही है। 77 में ये एक हमारे पास ए साइड का स्क्वायर है, इससे a/2 पर हमने एक चार्ज रख दिया तो क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब से कितना निकलेगा? Q/ε0। एक फेज से कितना निकलेगा? Q/6ε0। ओके, चलो बोलो। अरे क्यूब वाले आसान है यार, सिमेट्री देखनी है सिर्फ। है 84।
84. A positive point charge Q is carried from a point B to point A in the electrical field of point charge plus Q at O. If the permittivity of free space is epsilon naught, the work done in the process is given by OA is equal to A और OB is equal to B. ठीक है, देख इधर ध्यान से, ये कोई एक चार्ज है जिसको हमने ऊपर रख रखा है, कितना रख रखा है, प्लस क्यू. ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उसमें हमसे कहा कि किसी चार्ज क्यू को हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेके गए. ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर, मान लिया ये हमारे पास पॉइंट बी है, डिस्टेंस ओ बी हमको बी दे रखी है और डिस्टेंस ओ ए हमको ए दे रखी है. ओके, यहां से यहाँ क्यू चार्ज को आप लेके गए, वर्क डन होना चाहिए चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल कौन बना रहा होगा, ये कितना बनाएगा यहाँ पर, के क्यू बाई बी, ये होगा, ये वी एट बी आ गया, वी एट ए क्या हो गया, के क्यू बाई ए. ओके, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, बी से ए लेके गए तो वी ए माइनस वी भी हो जाना चाहिए. ठीक है, बस ये है. अब इसमें वैसे टेक्निकली इसको ये लिखना चाहिए था ए बड़ा है बी बड़ा है क्या है. ठीक है बेटा, समझ गए, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही आएगा, सेकंड ऑप्शन के अलावा कुछ हो नहीं सकता. इसमें कहाँ दिक्कत आई थी, बिल्कुल सिंपल सा तो क्वेश्चन था. और बोलो, 104, 104. Electric dipole is placed in uniform electrical field. E vector will have maximum potential energy if the dipole moment makes the, याद रख, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी थी, किस पर थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर यानी 0 डिग्री पर. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पी होगी, ये कब थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर. फिर बोले यहाँ तो कोई भी नहीं है. ठीक है इधर 103 पर लगा हुआ है गोला. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट इतना कैप्ड इनसाइड इतना द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. अरे यार क्रॉस प्रोडक्ट कर दे. ठीक है, पी क्रॉस ही होता है ना, पी साइन थीटा, बस. नहीं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं. हाँ, आई का आई के साथ 0 हो जाएगा, आई का जे के साथ होगा और फिर ठीक है, आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट बनना. फिर बस क्या दिक्कत है. 105. एन इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज मैग्नीट्यूड of an electric dipole has magnitude of its charge q and its dipole moment is p. It is placed in a uniform electrical field E. If the dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential energy are respectively. 0 डिग्री पर रखा हुआ है. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो फोर्स तो 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि 0 डिग्री पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, माइनस पी होती है, बस. ठीक है, फिर और बोल. 108. टू चार्जेस इतना और इतना दोनों इक्वल हैं, आर प्लेस्ड एट 6 मीटर अपार्ट. फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी रेशियो एट 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन एक्सियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ये देख इधर ध्यान से, अब इसमें शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला नहीं लगे. डिस्टेंस 6 मीटर है ना, डिस्टेंस 6 मीटर. ओके, और पॉइंट हमको कितने पे दे रखा है, 4 मीटर पे, यानी कहीं शॉर्ट डाइपोल नहीं है. ठीक है, तो बता अपन ने क्या निकाला था फॉर्मूला, जिसमें अपन ने आर इज ग्रेटर देन ए करने से पहले जो फॉर्मूला निकला था वो बोल. एक्सियल लाइन का बोल. ध्यान है, अरे एक्सियल लाइन पर ये क्या है हमारे पास, ये एक चार्ज प्लस है एक माइनस है. ठीक है, एक्सियल लाइन पर क्या निकाला था, 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था. ये तो तेरा एक्सियल लाइन वाला आ गया था फॉर्मूला. ओके, ये लगाना आपकी बात. ठीक है, समझ गए, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल नहीं है बेटा. इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 मीटर. ओके, और पॉइंट कितने पे दे रखा है, 4 मीटर. 6 मीटर के कंपैरिजन में 4 मीटर को नेग्लिजिबल थोड़ी माना जा सकता है. नहीं, ठीक है, इनफैक्ट ये, और एक इक्वेटोरियल पे निकाला था. इक्वेटोरियल पे क्या फॉर्मूला था हमारा, केपी. ओके, और नीचे कितना था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई. ओके, बस ये करना. ठीक है, इज नॉट शॉर्ट डाइपोल. इसका दो तरीके, या तो अलग अलग निकाल के जोड़ ले पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है, या कंबाइंड फॉर्मूला याद हो तो ये लगा देंगे, हमने कंबाइंड फॉर्मूला बनाया था ना. ठीक है, और बोल. और रेशो पूछा है इसमें तो,
ठीक है, तो रेशो इसमें वो नहीं आएगा। अगर ये शॉर्ट डाइपोल होता तो रेशो 2:1, 1:2 आता। ठीक है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा? है एक्सरसाइज 2 का पहला सवाल, ये हमारे पास एक कोई प्लेट दे रखी है हमको, ये चार्ज बॉल फ्रॉम सिल्क थ्रेड एस ball B hangs from a silk thread S, which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P, as shown in the surface charge density sigma of the sheet is proportional to। ठीक है, ये हमारे पास शीट है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया हुआ है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। इसके पास एक बॉल को हैंग किया, बॉल ऐसे हो गई। ओके, बॉल पर कोई चार्ज दे रखा है, मान ले क्यू मान ले। ओके, तो बॉल इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यू ही। कितना लग रहा होगा? क्यू ही। किधर लग रहा होगा? पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होगा, तो चार्ज फोर्स भी ऐसे होगा। क्या होगा बेटा? क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा क्यू सिग्मा अपॉन, और शीट दे रखी है तो 2 एप्सिलॉन नॉट कर दे, ये होगा क्यू सिग्मा अपॉन। बाकी इधर टेंशन आ गई होगी। ठीक है, इधर क्या लग रहा होगा? एम जी। ये लग रहा होगा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा। ये तेरा कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये तेरा कितना हो जाएगा? टी। टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, टी साइन थीटा बैलेंस होगा किसके बराबर? क्यू। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा बेटा? एम जी के। ठीक है, ओके, टेन थीटा निकाल ले। ठीक है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी देख ले, क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेगा तो टी से टी कैंसिल, टेन थीटा, एम जी को इधर भेज दे और क्यू से डिवाइड कर दे, बाकी ये 2 से कर दे, जो भी आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा। ओके, तो सिग्मा तो प्रोपोर्शनली आना है, टेन थीटा क्या आना है? ठीक है भैया, अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी तो आएगी, बस ये करना है। और बोल 11, 3-point charges are placed at the corners of an equilateral triangle assuming only electrostatic force acting. If this 10th भी देख लेंगे। If the charges have different magnitude and different sign, the system will be in equilibrium. बोल दे कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना? ओके, इसके उस पर हमने कुछ चार्ज रख रखे वर्टिसेस पर। ठीक है, हमसे पूछा कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अगर तीनों चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो? नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, मान ले डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है बेटा? Q3। ओके, याद रख, इन दोनों का फोर्स जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता किसी भी एक चार्ज पर दो चार्जेस का फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता जब तक वो अपोजिट ना हो। अपोजिट हो नहीं सकता इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों चार्जेस चाहे लाइक रख दूं, चाहे एक जैसे मैग्नीट्यूड के रख दूं या डिफरेंट मैग्नीट्यूड के रख दूं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आता। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आता था जब हम सेंटर पे चार्ज रखते थे। ठीक है, सेंटर पे चार्ज रखने से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता था। सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर तो हमेशा ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, अगर ये तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड से। ओके, क्या पहले तो ये तो पूरा कर लो, एक ही तो पॉइंट पढ़ा भी हमने। The system will be equilibrium if the charges have same magnitude but different sign. No, the system can never be in equilibrium. सही है, the system will be in equilibrium if the charges rotate about the center of the triangle. नहीं, तब भी सेंटर की तरफ वो लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, तीनों चार्जेस लाइक हो तो भी बेटा ये दो फोर्स तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, दो फोर्सेस तो तभी बैलेंस हो सकते हैं ना जब वो अपोजिट हो। ठीक है, ओके। 10वां, hence there is a uniform electrical field of strength itna along y-axis, a body of mass 1 gram and charge itna is projected into the field from origin along the positive axis with the velocity itna its speed after 10 second neglect gravitation। देखो, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको दे रखा है along y axis। ओके, यानी ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास along y axis। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी बेटा? 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ओके, अब एक इसमें एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है बेटा? 1 ग्राम। मास दे रखा है 1 ग्राम या 10⁻³ kg लिख दो इसको। ओके, चार्ज इस पर दे रखा है कितना बेटा? 10⁻⁻6 कूलम। 10⁻⁻6 कूलम। इसको प्रोजेक्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अलोंग एक्स एक्सिस इसको 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, फिर हमसे पूछा कि इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड। बोल क्या होगा? क्या करोगे? कैसे जाएगा? पहली चीज तो ये
पॉजिटिव चार्ज है, तो जब इसको प्रोजेक्ट किया तो इस पर जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंटर करेगा इधर फोर्स लगने लग जाएगा, तो ये बेसिकली ऐसे जाएगा, हाफ प्रोजेक्टाइल टाइप की चीज हो रही है, उल्टा बन रहा है। ओके क्लियर? अरे सही ना। अब मान ले इसको से हमसे पूछा 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं, नहीं होगी। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम रहेगी क्या? तो बोल देख वी एक्स किसके बराबर होना चाहिए बेटा, यू एक्स के कितना होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सिलरेशन लगने लग जाएगा, कितना लगेगा एक्सिलरेशन बोल, ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू ई बाई एम होता है। क्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻�6, ई कितना दे रखा है, 10⁻3, और एम कितना दे रखा है, 10⁻⁻3 है। वेरी गुड। जीरो आ गया क्या एक्सिलरेशन है? नहीं, 10⁻0 1 होता है ना है ना, 10⁻0 क्या होता है, 1। एक्सेलरेशन थोड़ी जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, 1। आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये होगा। तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब 10 सेकंड बाद दो वेलोसिटी है तेरे पास, एक ये 10 और एक ये 10, यही है। 10 और 10 दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का 10√2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10√2। ठीक है, ओके। अरे यार दो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिखेगा बोल, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, समझ गया? ठीक है, ऐड कैसे कर देगा दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे। ठीक है, हाँ जी बोलो। इसी का सेकंड एक्सरसाइज 2 का, v इज इक्वल टू ए एक्स वाई देन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू। देख इधर ध्यान से, v पोटेंशियल दे रखा है कितना बेटा, ए एक्स वाई, ओके। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। तो 11th क्लास में तो अपनी बात हुई थी क्या फोन पे? अच्छा अच्छा, बोलो। इसको एक बार क्लासेस अटेंड करा लो, मैं इसको भेजो 11th क्लास। ठीक है, मेरी क्लास चल रही है, अपन फिर बाद में बात करेंगे, क्लास पढ़ने दो 2-3 दिन, फिर अपन बात करेंगे, है ना। अब बोल क्या करेंगे इसमें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर, ई एक्स ई वाई ई जेड निकाल। ठीक है, बोल क्या आएगा, वी एक्स डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स विद नेगेटिव साइन, ये होगा। बोल क्या आएगा, जल्दी बोल। हाँ घूरता रहे इसको, अरे क्या आएगा, माइनस का ए वाई, यही आएगा। और ई वाई क्या आएगा बोल, माइनस का ए एक्स, क्या सबको समझ में आ गई, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई विद नेगेटिव साइन, ओके। और ई जेड जीरो आएगा, ठीक है ना। तो दो ही आए हमारे पास। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरा लिखे तो दो कंपोनेंट है हमारे पास, स्क्वायर करके जोड़ दूं, ये मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का। अरे ये क्या है, आई कैप, और ये क्या है, जे कैप, क्या आ जाएगा, क्या, क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूले में ही होता है, ई एक्स इजिकल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। ठीक है ना। नहीं कल तो सो रही थी मस्त आराम से, राजस्थान रॉयल्स का मैच देख के आया था। ठीक है, ओके। अरे क्या आएगा बोल, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली आर दे रखी होगी। ठीक है, इसको आर लिख ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आएगा आर के। ठीक है बेटा, क्या देख, एक्स और वाई की का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, ये तेरा एक्स है, ये तेरा वाई है, तो आर किसके बराबर है बेटा, ये क्या आया तेरा, तो वी ई कितना आया तेरा बेटा, ए इंटू आर, और किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आर के। ठीक है, आ गई बात समझ में। थर्ड, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर, अभी ये ब्रेक डाउन मत पढ़, ब्रेक डाउन अभी कराऊंगा। ठीक है, ब्रेक डाउन अभी नहीं किया, ब्रेक डाउन करेंगे हम। ठीक है, कौन सा थर्ड, अभी छोड़ दे, थर्ड बोल दिया हम, छोड़ दे अभी। अभी अपन ने इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन और ये नहीं पढ़े। 14, छोड़ दे। कंटिन्यूटी की कई वो होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली चार्ज की भी होती है, कंटिन्यूटी की कोई भी चीज इंटरमिटेंट ब्रेक नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, बोलो। 16, 16 और 17 दोनों, वेरी गुड।
A ring of radius r is charged uniformly with charge electrical field at a point on its axis at a distance from the circumference at a distance r. अबे ये तो सीधा अपन ने किया, फॉर्मूला है ये तो सीधा। a cube by r square minus r power। हाँ, ये रिंग, ये हमने यहाँ निकाला इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर। चार्ज पॉजिटिव दे रखा है कितना, क्यू। ध्यान है ऐसे किया था। फिर हमने कहा था यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान ले, ठीक है, उसको कुछ भी लिख दे, dx लिख दे उसको, ठीक है। तो उस पर चार्ज कितना बेटा, लैम्डा dx। उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ये होगा, ये डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास डी ई आया था कितना बेटा, के लैम्डा dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया। फिर हमने कहा कि सबका सेम नहीं आ रहा तो सिमेट्री ढूंढो। तो इधर एक एलिमेंट लिया था, ये भी डी, ये भी डी, ओके। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। डी कॉस थीटा डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, ये था। फिर हमने कहा टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। 2d कॉस थीटा लिखेगी तो लिमिट उस हिसाब से लगाएगी, ठीक है। अगर 2d कॉस थीटा लिखोगे तो लिमिट आधे पे लगेगी, और डी कॉस थीटा लिखोगे तो लिमिट पूरे पर लग जाएगी, ओके। तो तेरी इच्छा है 2d कॉस थीटा लिख दे, लेकिन फिर तेरे को लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, आधी, क्योंकि तू दो दो को साथ लेके चल रहा है, ठीक है, ओके। सिंगल लेंगे तो क्या लगाएंगे, पूरी रिंग पर लिमिट। अब डी की वैल्यू रख दे, क्या आई थी बोल, डी की वैल्यू के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रख दे, क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यही है बेटा, ठीक है। ये पावर 3/2 हो गई। सब कांस्टेंट है किसको छोड़ के, डीएक्स को छोड़ के। सबको हमने बाहर निकाल लिया था, डीएक्स का इंटीग्रेशन कर दिया था, ध्यान है। तो ई इजिकल टू कितना, अरे क्या ध्यान है ना। तो फिर क्यों पूछा, ये पावर 3/2 आई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया था, डीएक्स का 2πr, ये 2πr लिख दिया था यहाँ पर, ओके ओके। इस लैम्डा को q/2πr लिख दिया था, 2πr से 2πr मर गया था ना। अरे क्या आ गया था, तो क्या आ गया था, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या, कौन सा है, कहाँ पर, 16 का थर्ड दे रखा है। हाँ, इसलिए दे रखा है थर्ड की, इसका पोजीशन वेक्टर बना दिया होगा और कुछ भी नहीं किया होगा। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या आई बेटा, इस वाले में आर कैप की डायरेक्शन में बोल, आर कैप को क्या लिख सकता है तू, आर वेक्टर बाई आर, यही होगा। तो आर वेक्टर बाई आर लिखेगा, गड़बड़ी दे रखा होगा आंसर, क्योंकि आर कैप भी अगर तू लिख देगा तो आर कैप को आर वेक्टर बाई आर लिखेगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है, ओके। आर वेक्टर बाई आर लिखेगा तो ऊपर आर वेक्टर आएगा ना, गड़बड़ है आंसर, ठीक है। कौन सा, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्जेस ऑन ड्रॉप आर फाउंड, इतना देन ई क्वांटा ऑफ चार्ज इज, ठीक है। क्वांटा ऑफ चार्ज के लिए तू ऐसे लिख कि चार्ज हमेशा Q इजिकल टू एन ई के बराबर होता है, एन इंटू मिनिमम चार्ज, Q को डिवाइड कर एन से, या ऐसे देख ले कि मिनिमम चार्ज जो है वो क्या होगा अगर ये इसके रेशो में बढ़ता है तो, ठीक है। किसके मल्टीपल है ये देख ले, 8 माइक्रो गुलाम, तो 4 के मल्टीपल है तो 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। और बोल, two charges of equal magnitude Q are placed at a distance 2a. Another charge Q of mass m is placed midway between the charge on x-axis. If the charges is displayed by equilibrium state to a distance x is very less than a. ये तो अपन ने पढ़ा था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है भाई, इसका तो टाइम पीरियड भी निकाला था, कॉपी भी देखा करो। ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, यहाँ पर एक कोई चार्ज Q रखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसका इक्विलिब्रियम हमने कहा था इस लाइन पर कैसा होता है, स्टेबल, और इस लाइन पर कैसा होता है, ऐसा ही होता है क्या,
नहीं। ठीक है, बता क्या होगा इस लाइन पर। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी पॉजिटिव रखा तो बता इसके अलोंग स्टेबल होगा या इसके अलोंग स्टेबल होगा। देख इधर ध्यान से, ये फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इसको 1 का इसको 2 का, है ना। तो अगर इधर पास कर दूंगा तो क्या होगा बेटा, F1 बड़ा हो जाएगा, यानी इसके अलोंग स्टेबल आएगा। और इसके अलोंग क्या था बेटा, यहाँ किया हमने, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो इसके अलोंग अनस्टेबल था, है क्या, है ना। और यही तो मैंने बोल रहा हूँ कि किसमें, और माइनस रख दूंगा तो ऐसे स्टेबल होगा, ऐसे अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा, और इसका हमने इलेक्ट्रिकल वो भी निकाला था, टाइम पीरियड निकाला था, तो फिर कहाँ दिक्कत है, कर तो सही। ठीक है, कॉपी नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि इधर करते ही ये वापस इधर आने लग जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगने लग जाएगा। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका टाइम पीरियड भी निकाला था हमने। और बोल 22। A point charge q of mass m is located at the center of the ring having radius r and charge q. When it is displaced slightly, the point charge accelerates along the x-axis to infinity. The ultimate speed of the point charge. ये तेरे पास एक कोई रिंग है जिस पर चार्ज दे रखा है q, रेडियस दे रखी है r। ठीक है बेटा, ओके। और कहा कि पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m को हमने सेंटर पे रखा और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। When it is displayed, the point charge accelerate along the x-axis. क्लियर, देख इधर ध्यान से, जब सेंटर पे रखा है तब फोर्स क्या है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0। अरे है, अरे ध्यान है सेंटर पे, लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर दूंगा, बोल इस पर नेट फोर्स भी इधर ही लगने लग जाएगा। ठीक है, कितना हो जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सियल लाइन पे, अभी अभी हमने निकाला था, बोल क्या हो जाता है, के क्यू आर यानी एक्स अपॉन नीचे कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, यही था। अरे बोल, ठीक है। अब ये जब डिस्प्लेस कर दिया तो इस पर फोर्स लगने लग गया इधर, यानी इधर एक्सेलरेट होता चला जाएगा। एक्सेलरेट होता 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 हमसे कह रहा है कि अल्टीमेटली क्या स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, देख जब यहां रखा है तब इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटा, पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही डिस्प्लेस करते हैं इसको क्या मिलने जाती है, काइनेटिक एनर्जी। जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस तेरे को ये करना है, यहाँ पोटेंशियल निकाल सकता है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल हमने निकाला था हमने। ठीक है, तो रिंग के सेंटर पर अगर पोटेंशियल V हो तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, QV, और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होगी, इन्फिनिटी पर जाके हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, जल्दी से बोल क्या होता है, KQ/R होता है क्या, हर पॉइंट का होता है, हर पॉइंट R डिस्टेंस पर है, सारे चार्ज जुड़ के Q ही बनना है, तो क्या होता है, KQ/R होता है। तो क्या हो गया बोल, पोटेंशियल एनर्जी KQ/R बराबर होना चाहिए किसके, हाफ mv स्क्वायर। ओके, यानी बोल V की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जल्दी से बोल दे, 2KQ/R m का अंडर रूट, यही होना चाहिए। तो 2KQ/R का अंडर रूट, यही होगा। आ गई बात समझ में, यहां पर सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और हमसे कह रहा है कि भाई इसकी स्पीड जो होगी जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो क्या होगी, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म और काइनेटिक एनर्जी चालू। ओके, तो सोच यहाँ इसके बाद एनर्जी क्या है, डिस्प्लेस करते ही भाग रहा है, भाग रहा है इसका मतलब एनर्जी है, तभी तो भाग रहा है। वो एनर्जी क्या रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और बोलो, अरे बोलो जल्दी, 23। आप क्या 23 ना, हाँ छोटे एंगल के लिए मान लो। A point particle of mass m is attached to the one end of the massless rigid non-conducting rod of length L. Another point particle of same mass is attached to the
other end of the rod. ठीक है. Two particles carry charge plus q and minus q as the arrangement is held in a uniform electrical field E such that the rod makes an angle theta with the field direction. रॉड बना रही है थीटा. ओके. द मिनिमम टाइम नीडेड टू रॉड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट फ्री. ठीक है. ओके. रॉड रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ओके. ये हमारे पास देख ऐसे है बेसिकली, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है. इलेक्ट्रिकल फील्ड से ये एंगल बना रही है थीटा, इसको माइनस क्यू ले ले, इसको प्लस क्यू ले ले, और ये हमने कहा ये एंगल थीटा इज इक्वल टू कुछ हमें 5 डिग्री दे रखा, छोटा दे रखा कोई. हाँ, बोल कितना टॉर्क लग रहा होगा इस पे. टॉर्क इज इक्वल टू ई साइन थीटा लग रहा होगा. थीटा छोटा है तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, ई थीटा. क्या रीस्टोरिंग होगा क्या टॉर्क. हाँ, अरे होगा ना रीस्टोरिंग. ठीक है. ठीक है, यानी इसको कंपेयर कर दे किससे बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा. यही है. रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव तो लग ही गया दोनों पर. ठीक है. ओके, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी के बराबर आ गई. ठीक है. तो जो टाइम पीरियड हमारा होता है टी इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा, 2 पाई आई बाई सी. यही होता है एंगुलर में. यानी टी इजिकल टू कितना हो गया बेटा, 2 पाई आई, और सी की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, पी रख दिया. ओके. ठीक है. अब ये पी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू एल. पी की जगह क्यू इंटू एल रख दे. पी इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या हो गया बेटा आई, और ये हो गया क्यू इंटू एल. क्यू एल और ई. ओके. अब आई की वैल्यू देख, रॉड है, सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12. क्या क्या, अरे दो मास तो है, रॉड दो मासलेस है. ठीक है. ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे हैं, यानी ये कितना बेटा, एम एल बाई 2 का स्क्वायर और एम एल बाई 2, तो क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम और एल बाई 2 का स्क्वायर. ये होगा, दोनों पॉइंट मास का ले लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या आएगा बोल, एम एल स्क्वायर बाई 2. यही आएगा. एल स्क्वायर बाई 4 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2. आई की जगह ये रख दे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ये क्या बन गया, एम एल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 क्यू एल ई. ये हुआ हमारे पास बोल. ठीक है ना. अब ये हमसे पूछा देख मिनिमम टाइम कितना लेता है, द मिनिमम टाइम टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट टू बी फ्री. ठीक है. किसी एंगल थीटा पर छोड़ा है हमने, और इसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, बस ये हमारे पास है. ओके. क्या, हाँ थर्ड इसलिए आ रहा है कि अरे मिनिमम टाइम टी बाई 4 होता है. बस किसी ऑसिलेशन में, ये ऑसिलेशन हो रहा है मान ले सिंपल पेंडुलम का, यहाँ से यहाँ आने में मिनिमम टाइम कितना लगता है, टी बाई 4. तो टी बाई 4 निकालना है तेरे को बेसिकली. यहां से चलना शुरू हुआ पेंडुलम, यूं 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 और यूं, कितना टाइम लगा, टी. तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना, टी बाई 4 होता है. देख इधर ध्यान से, ऐसे बनाता ना जो एसएचएम का ग्राफ. ठीक है. तो जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो पहुंचने में हमेशा कितना टाइम लगता है, टी बाई 4. ठीक है. मिनिमम टाइम हमेशा क्या होता है, अरे एसी में इसमें सब में आगे पढ़ोगे, ये ध्यान रखना है एसएचएम में जो मिनिमम टाइम है मीन से मैक्सिमम जाने में या मैक्सिमम से मीन आने में हमेशा क्या लगता है, टी बाई 4 लगता है. ठीक है बेटा. और मीन से वापस मीन पर आने में मैक्सिमम जाके टी बाई 2. ठीक है. और बोल, थक गए, अब जल्दी बोल. Three electric dipole is placed along x-axis at the origin. A point P is at a distance 20 centimeter from the origin such that OP makes an angle pi by 3 with the x-axis. If the electrical field at P makes an angle theta, then the x-axis, then the value of theta. देख इधर ध्यान से, कोई डाइपोल है जिसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, माइनस प्लस, ये हमारे डाइपोल वेक्टर है. ठीक है बेटा. ओके.
और हमसे क्या कहा कि एक कोई पॉइंट है विच इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ओरिजिन सच दैट ओपी मेक्स एन एंगल पाई बाई 3। ठीक है, ओरिजिन ले लेना, ये बेसिकली इसको ओरिजिन ले लेना। ठीक है बेटा, कितना एंगल बना रहा है? पाई बाई 3, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ले, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी। और यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा विद दी एक्स एक्सिस। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। देन दी वैल्यू ऑफ थीटा, बता क्या होनी चाहिए वैल्यू ऑफ थीटा? क्या होनी चाहिए? टेन थीटा, जो हमने कहा डायरेक्शन होती है टेन थीटा, वो क्या होती है? 1/2 ऑफ टेंजेंट पाई बाई 3 होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कर ले, 1/2 ऑफ टेंजेंट पाई बाई 3 को। ठीक है, क्या टेंजेंट पाई बाई 3 कितना आता है? वह √3 आता है ना, तो टेंजेंट इनवर्स √3/2 आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलो। 32। A charge q is placed at the center of a conducting spherical shell of radius r, which is given a charge capital Q, and external charge q is also present at r dash, where r dash is greater than r. From Q, the resultant field will be best represented by, for region r is greater than, where r is the distance of the point from Q. सवाल की लैंग्वेज पढ़ना ही बड़ा भारी काम है। A charge q is placed at the center of conducting shell r। पहले तो एक कंडक्टिंग शेल बना r रेडियस की, और इसके सेंटर पर एक कोई चार्ज q रख रखा है, इसकी रेडियस r दे रखी है हमको। ठीक है बेटा, पहला हो गया। फिर हमने कहा विच इज गिवन अ चार्ज q, इसको हमने एक कोई चार्ज q दे रखा है, तो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, ये हमने मान लिया। ठीक है, ओके। फिर कहा अनदर चार्ज q इज ऑल्सो प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस r डैश, विच एट ए डिस्टेंस r डैश इज ग्रेटर देन। ठीक है, यहां से कोई r डैश डिस्टेंस पर एक कोई कैपिटल चार्ज प्लस की और रखा हुआ, r डैश बड़ा है, इसका मतलब बाहर रखा है। देन द रिजल्टेंट field will be best represented for a region r is less than r is less than r, और r क्या दे रखी है? फिर r is the distance of the point from q। ठीक है, r इज लेस देन r मतलब अंदर की बात कर रहा है हमसे सिर्फ, तो अंदर बोल फील्ड क्या होगा? पता क्या अंदर फील्ड 0 होगा? कंडक्टिंग शेल है, शेल के अंदर हमेशा क्या होता है? 0। अंदर चार्ज रखा हुआ है q, तो भी 0 होगा क्या? बोल क्या होगा? जल्दी जल्दी बता, फटाफट फटाफट बता। जब अंदर चार्ज होता है तब अंदर 0 नहीं होता है, क्या होता है? KQ/r²। ओके, क्लियर? ठीक है, और इसके कारण कुछ होगा क्या अंदर? बोल। बोलो बोलो बोलो। नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल सही है, ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर एंटर नहीं करता। तो बोल अंदर अंदर के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? KQ/r²। यानी KQ/r² में कौन सा वाला लग जाना चाहिए? बोल, फर्स्ट ही होगा। नहीं, फर्स्ट तो KQ/r² का है ना, हाँ इंफिनिट, बिल्कुल सही है, सेंटर पे इंफिनिट यही होगा। ठीक है, फर्स्ट ही आएगा। सेंटर में 0 होगा तो सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट ही आएगा ना। अरे हो गए क्या सारे डाउट्स कंप्लीट? चल, एक मिनट। मैडम एक बार, भाई जी एक बार उमेश सर को बुलाना, भाई जी उमेश को बुलाना एक बार, उमेश को सर को बुलाना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो इधर ध्यान से, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, जरा मुझको कोई बताएगा? ओके, हमने ये सारी चीजें लिख ली थी। अब देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा भाई पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या हमने ये पढ़ लिया बेटा? और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। अरे पीछे सुन लिया, फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं। ओके, अब इसके बेसिस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। एक नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सेम रहता हो, ऐसी सरफेस जिस पर पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता हो, सेम रहता हो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इक्वी पोटेंशियल कहेंगे। आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल। सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ ना बोल। क्योंकि अब अगली 3 चीजें मैं इसी पर बेस पूछूंगा, तो बताते चलना अगर समझ में आ गई। तो लाइन तो बहुत छोटी सी है। लिख लिया सबने? हाँ जी। अब देख, इधर ध्यान से लिखना नहीं है, मैं तो हेडिंग डाल देता हूँ एक प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा? और अब उसके बेसिस पे कुछ देर से सवाल पूछता हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए ये बोर्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब क्या, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है क्या? अरे सही। क्या मतलब, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट है तो क्या यहाँ भी 5 वोल्ट होगा? क्या क्या यहाँ भी 5 वोल्ट होगा? क्या? अब एक चार्ज मैंने लिया, मान ले मैंने चार्ज लिया कितने का, +1 कूलाम का या +10 कूलाम का, कुछ लिया, उसको मैं यहाँ से ऐसे यहाँ ले लिया। पता कितना वर्क डन हुआ? जीरो। क्यों? वर्क डन क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब पोटेंशियल सब जगह सेम है तो जो एक्सटर्नल वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अभी उसको सौरभ यानी क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी पे कि दी वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोल। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख दे। चलो, क्या लिखी बोल पहली प्रॉपर्टी हमने? दी वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस is always zero.
क्या ये समझ में आ गया सर? अरे बोल, अब सोच रहे किधर। आज क्या ग्राउंड फाउंडेशन 4-5। क्या ये चीज क्लियर? अब देख, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछने जा रहा हूँ, सावधानी सुनना। मैंने कहा वर्क डन जीरो है, चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने से। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। इलेक्ट्रिक भाई चार्ज रखा है, पोटेंशियल बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मैं कह रहा हूँ देख, इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स भी लगा रहा होगा, चार्ज है तो क्यू ही फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा, लग रहा होगा क्यू ही फोर्स, फोर्स लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन जीरो, इसका मतलब इंटरनल वर्क डन भी जीरो होना चाहिए। तो सोच, फोर्स लगे और मैं वर्क डन को जीरो लिखूं, ऐसा कब होता है? 90 डिग्री पे क्या होता है? होता है। अगर आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है और वर्क डन जीरो है, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। है तो अगली प्रॉपर्टी की, अगर मैं इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह रहा हूं, तो तू आंख बंद करके कह सकता है कि इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा? परपेंडिकुलर। कैसे होगा? आ गई बात समझ में? क्लियर भाई, क्लियर। सीधी सी हिसाब है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क डन जीरो आ रहा है, इसका मतलब फोर्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके? डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड तेरा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट हमने ये लिख दिया, क्या बेटा? दी इलेक्ट्रिकल फील्ड is perpendicular to surface at every point in equipotential या on equipotential surface। क्या ये चीज भी क्लियर बेटा? यानी अगर मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर पता करनी है, तो मुझे वहां क्या बना देना चाहिए? नॉर्मल। क्या बना देना चाहिए? नॉर्मल। जैसे मैंने कहा, ये मान ले एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मैं पूछूं यहाँ बता इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तू कह नॉर्मल खींच रहे। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ये नहीं है बाहर ही होगा, अंदर भी हो सकता है, नॉर्मल होना चाहिए। ओके, यहाँ कहूं ये, यहाँ कहूं ये, यानी किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो क्या खींच दे? उसके नॉर्मल। क्लियर बेटा? अब मैं इसके बेसिस पे कहता हूं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बता क्यों? दो नॉर्मल बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? दो नॉर्मल। और दो नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की पॉसिबल दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या हुई तीसरी प्रॉपर्टी? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या होगा इसका? क्या होगा? एट इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू नॉर्मल्स which represents two possible direction of electrical field and it is not possible. Okay, क्या लिखेंगे? at intersection we can draw two normals which represents
two possible directions of electrical field and it is not possible and it is not possible. डायग्रामेटिकली समझे तो देख इधर ध्यान से, मान ली ये मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, एक ये है एक ये, ठीक है बेटा। ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है। सरफेस नंबर 1 पर नॉर्मल बनाऊं तो ऐसे बनेगा और सरफेस नंबर 2 पर नॉर्मल बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा। इसी पॉइंट पर दो जगह। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल। क्या ये चीज हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर? अब हमारे पास ये आया कि भाई अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं किसी अरेंजमेंट में, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हमारे कोई छोटी सी बात समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन हमको दी हुई है और हम एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर पाए जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर, तो वो फिर श्योरली क्या होगा बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, अरे बोल, हाँ ना बोल, लिख लिया ये। अब देख, अगर ये समझ में आ गया तो इधर ध्यान से सुन। ये मान ले एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, मैंने पूछा इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड बता कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं, रेडियली आउटवर्ड। कैसा? रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ क्या, बोल। ऐसे ही लाइनें बनाते आए हैं अपन हमेशा ही, ठीक है, ये हमने इसकी लाइनें बना दी। नेगेटिव होता है ये चार्ज तो क्या होता है, रेडियली इन्वर्ट हो जाती है। ये 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 बहुत सारी लाइनें बन गई। बोलिए होता क्या? अब सोच इधर ध्यान से, मैं तेरे से पूछूं, ये लाइनें एक ऐसा सरफेस बना जिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो, तो बता कैसा सरफेस बनेगा। ये तेरी लाइन है, ये चार्ज इससे रेडियली ऐसे लाइन निकल रही है, सब तरफ निकल रही है। और मैं कहूं एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर दे जिस पर हर लाइन परपेंडिकुलर हो। स्फेरिकल क्या बना? स्फेयर। अरे बना क्या स्फेरिकल? स्फेयर के लिए रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना दिया, ये स्फेरिकल एक सरफेस बन गया। क्या इस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर है? हाँ। तो क्या ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? यस। ये क्या है? एक, अरे है ना, अरे है। क्या ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? ठीक है, क्या ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या इस पर और इस पर पोटेंशियल सेम है ना? क्या इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, यानी ये सारे क्या है, बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे हैं क्या? यहाँ पर भी यही होंगे, अरे होंगे क्या, ये और ये सब क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ओके, अब देख इधर ध्यान से, मान ले मैंने इस पर कहा पोटेंशियल V1 है, क्या हर पॉइंट पर V1 होगा क्या? क्या इस पर सेम होगा क्या? नहीं, लेकिन इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, V2, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, V3, यही होगा। अब बता V1 बड़ा, V2 बड़ा कि V3 बड़ा? बोल, कौन सा बड़ा? V1 बड़ा। क्यों बड़ा? क्योंकि आपने एक तो तरीका देख लिया KQ/R में जिसकी रेडियस नहीं, दूसरा हमने ये भी तो सीखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। अरे सीखा ना, ठीक है, ये तो तेरे को पता था, पॉइंट चार्ज का तूने KQ/R से भी अंदाजा लगा लिया, ठीक है। लेकिन एक लॉजिक ये भी तो था, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, घटता है। तो ये बोल पहले आया कि ये पहले आया कि ये पहले आया? ये पहले आया। इधर जाऊंगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में तो हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन V1 बड़ा है किससे बेटा, V2 से, और V2 बड़ा है किससे बेटा, V3 से। यहाँ बोल, इसको V1 का, इसको V2 का, और इसको V3 का। अब बोल, है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट जाने से। तो अब यहाँ पर क्या होगा बोल, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन। ये हमने किसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, पॉइंट चार्जेस के। किसके? पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो तो ये,
पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो तो ये, क्या ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोल। चल ठीक है, अब देख इधर ध्यान से। मान ले मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये ऐसे। पता है इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रहा है, मान ले ये इस तरफ है ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन है यूनिफॉर्म। तो बोल क्या होंगे? ये लाइन प्लेन खींच दे, ये प्लेन खींच दे, ये प्लेन खींच दे, क्या ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? हाँ, तो ये मेरे पास जो सरफेसेस बनेंगे ये क्या होंगे बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे क्या? अरे हाँ ना बोल। ये होगा, होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना V1, यहाँ कितना V2, यहाँ कितना V3। बोल कौन सा ज्यादा? अगर उल्टे एरो होते तो? आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 होगा। अच्छा, इस डिस्टेंस को मैं D कहूं तो बोल पोटेंशियल और पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमने एक रिलेशन लिखा था जिसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लिखा था। तो क्या होगा? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बराबर होगा किसके बेटा? ED के। होगा क्या? और V1 माइनस V2 को हमने क्या लिख दिया था बेटा? V लिख दिया। होगा? अरे होगा क्या? बोल। तो ये किसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुए बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। किसके? ये पूरी कहानी अब तेरे को लिखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। क्या सबको समझ में आया क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक लाइन और लिख लेते हैं फिर पूरा ही खत्म हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर की सरफेस पर हमने कहा था हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर होगा। कहा था क्या? अरे कहा था क्या? ये हमेशा क्या होगा? और वैल्यू क्या होगी उसकी? किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या लिखा जाता है? वो तो स्फेरिकल भी होता है। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर क्या लिखा था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। क्या लिखा है? कॉपी में लिखा हुआ है। फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ऑलवेज सिग्मा बाई एफ। ठीक है, एंड अ पॉइंट वेरी नियर टू सरफेस इज ऑल्सो सिग्मा बाई एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अरे हम तो लाइनों को मोड़ देते थे, लाइनें आती थी तो हम कहते नहीं तू ऐसे जाएगी। ओके, ध्यान है। तो क्या हर कंडक्टर का सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए? हाँ। अरे होना चाहिए। जब लाइनें परपेंडिकुलर है यानी हर सरफेस क्या है? तो लास्ट लाइन हमको लिखनी है क्या? कि ठीक है, दी सरफेसेस ऑफ ऑल दी कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लियर बेटा? ओके, चल ये लास्ट लाइन हमने ऐड की। पांचवा पॉइंट था, चौथा था। दी surfaces of conductor is always equipotential। चित्र बिल्कुल बनाने हैं, चित्र पर बहुत सवाल पूछता है, सब कुछ बनाना है। जो मैंने लिखा है कुछ भी फालतू नहीं है, नितान काम की चीजें हैं सारी। मॉड्यूल का सवाल लगाया होगा ना तुमने, एक दे रखा है इसमें। हाँ था ना? हाँ था ना इक्विपोटेंशियल का। क्या? हाँ, आपको 12th पास की डिग्री दी जाती है अभी। 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। ठीक। जिस समय हम जिस सवाल को ढूंढ रहे होते हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं। ये मिल गए मेरे को दो तीन, 45 46। पेज नंबर 44 और 45 दोनों पर दे रखे हैं।
बड़ा करूं क्या कुछ? आज सुरेश सर छुट्टी पे हैं, ध्यान है ना? आज उनकी एब्सेंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आज के। क्यों अच्छी नहीं लगती तेरे को केमिस्ट्री? सुरेश सर से ही पढ़ना अच्छा लगता है? फिर उनसे फिजिक्स पढ़ना, मेरे से केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, ताकि फेल हो तो कम से कम एक्सक्यूज तो रहे। टीचर ही अच्छे नहीं थे, टीचर को ही नहीं आती थी केमिस्ट्री। करना तो घर वाले मारेंगे, बता फेल कैसे हुआ। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री तुम जाके कह सकते हो। पढ़ के देख लो, आप नहीं फेल हो जाओ तो। हो गया? हम्म। हाँ, अब संडे को हुआ ही करेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स का और इनके तो होंगे टॉपिक। ये आ जाएगा पूरा जितना अपन करें। ठीक है हाँ, और साथ में अब की बार सोच रहे 11th का कुछ मिला लेते हैं। सर, नहीं सर। हाँ सर। हेलो। हाँ, हर्षवर्धन। हाँ हाँ, नया जो आया वही ना? मतलब ये अपना स्कूल का पुराना स्टूडेंट है? ठीक है, भेज दो भेज दो भेज दो। हाँ, चलो एक डिस्कस करके रख रहे हैं। या पहले आपको एक पढ़ने का टाइम दे देंगे, तैयार कर लेना, फिर ले लेंगे इस संडे नहीं तो अगले संडे। 11th का रिवीजन करते चलना है। ठीक है, मैं भी करवा दूंगा साथ में डिस्कशन। हो गया बेटा? चल, शाम को, हाँ शाम की क्लास है। अभी तो वही चल रहा है क्योंकि 2-3 दिन क्लास लगी नहीं पाई, तो वो जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड यही चल रहा है। हाँ, तो डाइपोल वाला कंप्लीट हो जाएगा, फ्लक्स स्टार्ट करना। हाँ देख इधर ध्यान से, एक सवाल छोटा सा। ये हमारे को दे रखी है एक्स एक्सिस, ये दे रखी है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आपको पता है। वाई एक्सिस के अलोंग हमको कुछ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे दे रखे हैं। इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है 40 मीटर, इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है 50 मीटर, और इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है 60 मीटर, जो तीसरा सरफेस है। यहाँ पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट, और यहाँ पोटेंशियल दे रखा है 300 वोल्ट। और हमसे कहा राइट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन रीजन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर। मैं बता सकता हूँ परपेंडिकुलर। अब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिखना है, बताओ फटाफट क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, क्या वेक्टर होगा? अगर आपको ऑप्शन अच्छे लगते हैं तो ऑप्शन डाल लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, 10 जे कैप न्यूटन पर कूलम, 10 जे कैप न्यूटन पर कूलम, नन ऑफ दीज। पहली चीज क्या, डायरेक्शन सबको समझ में आ गई बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या होगी? देख, पहली चीज तो इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस तेरे को दे रखे, ये दे रखे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा उसके क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। अब हुआ तीर इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, तो उधर लगा जिधर पोटेंशियल कम हो रहा हो,
ठीक है, तो पोटेंशियल किधर कम हो रहा है बेटा, ऐसे कम हो रहा है। इनके परपेंडिकुलर हमने पहले तो कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस लाइन पर होना चाहिए क्या। फिर कहा एरो उधर लगा जिधर पोटेंशियल कम हो रहा हो, यानी एरो किधर लगा बेटा, इधर लगा। ओके, अब ये कौन सा कैप हो गया बेटा, नेगेटिव आई यानी माइनस जे कैप हो गया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन तो माइनस जे कैप में अरे है क्या। अब बात रही वो निकालने के लिए, वैल्यू निकालने की, तो हमने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में V इक्वल टू ईडी होता है। अरे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देख ले, दो का कितना बेटा 100। ओके, तो ये लिख दिया 100, ये लिख दिया, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देख लो कितनी बेटा 10, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 न्यूटन पर कूलम आ गई। तो 10 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड है, माइनस जे डायरेक्शन है, तो ऑप्शन कौन सा है बेटा, आ गई क्या बात समझ में, चल ठीक है। तो फिर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहा होता, फिर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहा होता। पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल नहीं है भाई तेरे अगर V इक्वल टू ईडी से तेरा फील्ड यूनिफॉर्म दिख रहा है तो दिख रहा है, ठीक है, नहीं है तो फिर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ओके, क्या कर लिया क्या, लिख लिया। चल, एक दो सवाल मॉड्यूल के अच्छे सवाल है वो मैं करवा दूं, ठीक है, मेरे को भी ऐसे ही कराने थे और मॉड्यूल में एग्जैक्टली ऐसे ही दे रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और कुछ यहाँ पर सरफेसेस हमको दे रखे हैं। ये कोऑर्डिनेट 0 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है बेटा। इस पर पोटेंशियल 40 वोल्ट है, इस पर पोटेंशियल, हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ दीपक कल्याण बेटा।
ये 10 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब तेरे को क्या लिखना, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखना है। अब इसमें कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट एक्सिस्ट इन रीजन। ऑप्शन तेरे को दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 10 वोल्ट पर मीटर एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है तेरे को 10 वोल्ट पर मीटर एट माइनस 45 डिग्री, ये एंगल 135 डिग्री with x axis. Option number 3 5√2 volt meter at 45 degree with x axis. Or option number 4 5√2 volt per meter at minus 45 degree with x. एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव देता है, तो क्लॉकवाइज ये एंगल आपस में मान लेंगे। ये 120 डिग्री है, इसको माइनस 60 डिग्री, ये तो 120 नहीं है, 90 है। सर एक भी प्रॉब्लम का इलेक्ट्रिकल पहली मुझे एक बात बता कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कैसे करता है, इनके परपेंडिकुलर। यानी लाइन तो तेरी ये होगी, ये होनी चाहिए कि लाइन बोल, अरे बोल। अब इस पर एरो किधर लगाऊंगा, इधर मैं इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड घट रहा हो, यानी एरो किधर लगना चाहिए, इधर लगना, ये लगना चाहिए बोल। एंगल तो 45 हो गया, हो गया। ये 135 है, ये 45 है, 90 यानी एंगल तो क्या आएगा। अगर ये उल्टे लिखे हो तो एंगल क्या होता है, माइनस है। देख इधर ध्यान से, फिर तेरा ये 45 डिग्री है, तो इसको क्या कहता है, 45 क्वाड्रेंट बनाएगा। अब बोल इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेगा, B इक्वल टू ED होना चाहिए। D कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर। मुझे ये डिस्टेंस ये बोल, ठीक है। ये एंगल कितना है तेरा 45, ये कितना है तेरा 1 मीटर, ये क्या होना चाहिए, वो 1 cos 45 होना चाहिए, अरे होना चाहिए, यानी 1/2। आगे बात, तो B इक्वल टू ED में ध्यान रखना, ये हमारा क्या, अगर दे के नहीं रखी, तो दे क्या रखी है, ये रखिए, इसका यहाँ कंपोनेंट देगा तू, ओके समझ गया ना। ये 90 डिग्री है, ये तेरा 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस निकालेगा तो 145 आएगा, 1 cos 45 ये नहीं क्या होगा, cos 45 बराबर √2, हां अगर 10/√2, अगर 10 ये बता रहा हूं तेरे को भी डिस्टेंस, ये आएगा डिस्टेंस वोल्ट बी कितना आ गया 1 into cos 45, यानी कितना आएगा बोल 1/2। अब b कितना आ गया बोल, ये b कितना दे रखा है देखो, डिफरेंस 10 इज इक्वल टू 1/√2 और e, यानी e की वैल्यू कितनी आ गया बेटा 10 और 10। आगे बात समझ में, तो एक इक्विपोटेंशियल पे ऐसे सवाल पूछे जाने की परंपरा बहुत आसान सी बात होती है, हमें पहले लगाना होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसके इक्विपोटेंशियल एरो लगेगा, इधर पोटेंशियल उधर क्या लगाएगा, एरो लगाएगा। फिर उसके बेसिस पर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो हम एक बार काम करते हैं इक्वल टू ईडी, डी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, यस सर। एक छोटा सा सवाल और मॉडल एक हमको ग्राफ दे रखा इस चीज के बीच में, वोल्टेज और डिस्टेंस के डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज दैट, ठीक है। और ये ग्राफ हमको कुछ इस शेप का दे रखा, ये 0, ये 5, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ये मीटर में दे रखा है, ये वोल्ट में दे रखा है। ठीक है, ये 5 है और ये 4 है। और तेरे से ये पूछा कि दी इलेक्ट्रिकल फील्ड है R इक्वल टू 5 मीटर, R इक्वल टू 5 मीटर पर तेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड था। 5 बाय 2 का हो जाता है। बोलो बोलो बोलो। कैसे निकालोगे, तरीका बताओ मुझसे। R इक्वल टू 5 मीटर इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बोलो 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 फटाफट जल्दी बोलो क्या करो।